नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि कैसे बनाते हैं, यानी संधि से विग्रह कैसे करते हैं। और लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि देखो, अगर आपको संधि सीखना है, एक तो होता है संधि रटना। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि देवालय का संधि विग्रह करो तो आप बोल सकते हो देवदनालय। महाशय का विग्रह करो तो आप बोल सकते हो महाशयधन, महाधन आशय। हिमालय का विग्रह करो तो आप बोल सकते हो हिमधन आलय। लेकिन ये क्या है, सब हमारे रटे हुए होते हैं। हमें पता होता है कि हिमालय हिमधन आलय से वाले देवधन। अगर मैं आपको ये बोल दूं उद्धृत का विग्रह करो तो आप नहीं कर। मैं आपको ये बोल दूं कि मातृकार का विग्रह करो, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमने संधि सीखा नहीं है। तो देखो, अगर आपको संधि सीखनी है तो आपको संधि का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा, वो याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा? याद ही होता है लगभग वो, केवल आपको उसको ऐसे याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ काम में ले। और एक बार आप ये एक फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो कि कौन सा फॉर्मूला कब काम में लेते, आप जितनी भी संधि हैं सारी इजीली आप कर सकते। यानी आपको किसी शब्द को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि संधि को। पिछली संधि में हमने जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने सीखा था संधि की पहचान कैसे करते हैं। और आज की क्लास में हम सीखेंगे संधि से विग्रह कैसे करते हैं और विग्रह से संधि कैसे। तो जैसे सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि के बारे में। अब देखो, आपको कोई ये बोल दे कि जो दीर्घ संधि है इसमें संधि से विग्रह कैसे करते हैं और विग्रह से संधि कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि दीर्घ संधि की 4 पहचान होती है संधि के रूप में, आ ई उ। आज हम बात करेंगे आ के बारे में। ये जो आ होता है ना, इसको हम विग्रह से संधि कैसे करते हैं, संधि से विग्रह कैसे करते हैं। अगर आपको संधि से विग्रह या विग्रह से संधि सीखना है, रटना नहीं, सीखना है, तो जो ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं फिलहाल, उस पर आप ध्यान दो। देखो, हमने उसमें पढ़ा था कि ए या आ, यानी दोनों में से एक, इसका मेल वापिस ए या आ से होता है, तो संधि होने पर हमेशा आ बनता है। अब इस फॉर्मूले को एक बार आप समझो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब बीच में विग्रह का साइन आ जाता है ना, विग्रह का, इसका मतलब हमेशा याद रखना वो क्या होता है, वो विग्रह का रूप होता है। वो तो ये जो रूप है ना, ये है विग्रह का रूप, या इसको हम और जो सिंगल दीर्घ रूप में आ गया, इसका मतलब ये संधि का रूप है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो प्लस का साइन आ रहा है ना, इसका मतलब विग्रह का रूप है और इधर वाला रूप जो है वो संधि का। और इसका मतलब क्या हुआ कि ए या आ, दोनों में, दोनों नहीं, दोनों में से एक आ सकता है। इसी को अगर हम अलग करें तो इसी को देखो, इस ए का मेल इस ए से होता है, तो हम बोल सकते हैं ए धन ए। अगर आप संधि करते हो तो क्या बनेगा? हाँ। इस ए का मेल इस आ से होता है, तो हम बोल सकते हैं ए का मेल आ से होता है, तो संधि होने पर क्या बनेगा? आ का मेल ऐसे हो रहा है, तो तीसरी बात हम ये भी लिख सकते आ और क्या हो गया? आ। चौथा, आ का मेल आ से होता है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं आ का मेल आ से होता है, तो संधि होने आ बनता है। अब देखो, आपको ये बातें याद रखनी। ओके, अब देखो, इसका मतलब ये जो एक फॉर्मूला था ना, इसी के मैंने 4 फॉर्मूले यहां अलग अलग समझने की बना सकते। इसका मतलब ये होता है। अब दूसरी बात जो आपको याद रखना है कि ये जो सारे है ना, चाहे ये रूप हो, चाहे ये कोई सा भी हो, ये सारे विग्रह के रूप है। प्लस का धन का साइन आ रहा है बीच में, और ये सारे के सारे रूप है संधि के। अगर हम बोर्ड पे हमारे पास देखें तो हमारे पास टोटल जो फॉर्मूले हैं वो है 5, एक ऊपर वाला और 4। अब पूरा का पूरा जो आपको संधि सीखना है या विग्रह सीखना है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला जो होता है ना, वो कब काम में लेते। इतना आप ध्यान में रख लो, आप जिंदगी में किसी भी शब्द में अटकोगे नहीं कि इसका विग्रह कैसे और विग्रह की संधि कैसे। कैसे? देखो, सबसे पहले आपको
ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसकी डायरेक्शन देखो, मैंने लिखा संधि से विग्रह लिखा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप संधि से विग्रह करते हो तो आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला काम में लेता है। ये आपको खास तौर पर याद रखना, ऊपर वाला फॉर्मूला कब काम में लेते हो, जब आप विग्रह से। और ये जो चारों फॉर्मूले होते हैं ना, इसकी डायरेक्शन देखो, ये विग्रह से संधि की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब जब भी आप विग्रह से संधि करो तो आपको ये नीचे वाले फॉर्मूले काम में लेने, बस इतना आप याद रख लो, आप इजी वे में संधि कर सकते। वापिस गौर से सुनना, आ का विग्रह का फॉर्मूला और संधि का फॉर्मूला ये होता है, विच्छेद में ये सारे विच्छेद के ही है, ए या आ का मेल ए या आ से होता है, तो संधि होने पर आ बनता है। तो इसका मतलब ये विग्रह का रूप और ये संधि का रूप है। इसी को हम इस प्रकार से अलग अलग लिख सकते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले। अब देखो मैंने इसलिए लिखा कि नीचे वाले जो मैंने अलग अलग लिखे ना, ये हम कब काम में लेंगे, विग्रह से संधि। और ऊपर वाला फॉर्मूला हम तभी काम लेंगे जब हम संधि से विग्रह करेंगे। ये मैंने स्पष्ट लिख रखा है यहाँ पे। जैसे देखो, मैं यहाँ एक शब्द लिख रहा हूं कि सस, एक शब्द लिखा मैंने कि सस धन अंक, आपको ये बोल दे इसकी संधि करो। तो अब आपको डायरेक्ट नहीं करना संधि। डायरेक्ट आप अगर संधि करते हो ना तो बहुत लॉस होता है। ये इसलिए लॉस होता है क्योंकि अभी ठीक है, हो सकता है सस धन अंक आप कर सकते, लेकिन आगे ऐसे टफ शब्द आपको मिलेंगे जिनका आप फिर डायरेक्ट से संधि नहीं कर सकते। अगर आपको ये सीखना है तो आपको 4 स्टेप में इसकी संधि करनी होती है, 2 स्टेप में कभी नहीं करती। एक बार आप 4 स्टेप में विग्रह से संधि करना सीख जाओ, बाद कोई सा भी शब्द आपके पास अगर आता है तो आप उसका विग्रह कर सकते। देखो जो कॉमन बात, ये जो प्रोसेस है ना, ये सारी दीर्घ संधि में, सारी गुण संधि में, सारी यण वर्दी अयादि यानी स्वर संधि जितनी भी है, सब में ये एक ही ट्रिक लगेगी। और आपने अगर अभी सीख लिया ना ये कि इसमें क्या करते हैं एक बार ध्यान से, तो आप पूरी की पूरी स्वर संधि इजीली कर सकते हो, पूरी स्वर संधि। जैसे देखो आपको ये बोल दे सस धन अंक, इसकी संधि करो, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर विग्रह से संधि करना है आपको, क्योंकि ये देखो विग्रह दे रखा है, बीच में धन का साइन आ रहा है, और ये आपको कॉमन बात याद रखनी है कि अगर विग्रह से संधि करना होता है सबसे पहले तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण तोड़ना है, अलग अलग करना है उसमें से स्वर और व्यंजन। ये कॉमन बात है हर संधि में, कभी जब हम विग्रह से संधि, ध्यान से बात याद रखना। यानी अगर हमें कोई बोले विग्रह से संधि करो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण या धन से या प्लस से पहले जो वर्ण आता है उसको तोड़ते हैं, बाकी सेम डिटो। देखो से हलंत और ए, हमने इसको आगे प्लस धन आगे जो, अब देखो आप हमने कुछ नहीं किया, केवल इस वर्ण को तोड़कर लिखा है, बाकी सेम डिटो लिखा है हमने। अगर आपने इतना सा सीख लिया ना तो ये मान के चलो आपने संधि कर। अब देखो वापिस हमने संधि की परिभाषा पढ़ी थी, संधि में मेल किसका होता है, तो मैंने कहा 2 वर्ण होते हैं जो निश्चित होते हैं, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। इनकी कभी संधि नहीं। ये स अपनी जगह है, ये स हलंत अपनी जगह है, संधि होती है इनकी प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण। अब आप देखो आपके पास ये रहा ए प्लस है, ए प्लस है, ये ऊपर बिंदु है अनुस्वार, ये तो ए के बाद की ध्वनि है, प्लस के दोनों तरफ तो हमें ए ही मिल रहे हैं ना, तो ए प्लस है। ये फर्स्ट नियम लिख रहा है कि ए प्लस ए को जोड़ते हैं तो आ बनता है, ए प्लस ए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ऊपर बिंदु है तो आगे क्या है। अब आपसे कोई पूछे संधि क्या अब करोगे, तो कई तो ऐसे सोचते कि संधि अब करेंगे, नहीं, संधि हो चुकी, यही तो संधि होती है, यही संधि होती है। कैसे, क्योंकि संधि जो वर्ण होते हैं ना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, उनके योग से जो बदलाव आता है, और ये बदलाव आ गया यही। ओके, अब तो केवल आपको फॉर्मेलिटी करनी है कि आपको पता है ये स अपनी जगह,
और स और आ मिलता है ना, तो ये बन जाएगा सा, ये मिल जाएगा सा, क्योंकि स्वर से पहले व्यंजन आता है, तो व्यंजन और स्वर है तो आपस में वो मिल जाते हैं। ऊपर बिंदु है, ऊपर बिंदु है तो बिंदु लगा दो, और फिर क्या है के, तो ये देखो शशांक कैसे बना, ये प्रोसेस सीखना होता है आप, कैसे बना शशांक। और यही जो होता है वो विग्रह से संधि। तो देखो 1 2 3 4, इस 4 स्टेप में हमें संधि करना आना चाहिए। और दूसरा, जितना हो सके हमें शब्दों का अर्थ बताना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी शब्द शुद्ध, हमारे पर्यायवाची मजबूत होता है, हमारा बहुब्रीहि समास वो होता है मजबूत। कैसे, जैसे देखो आपको बोल दे शशांक किसको बोलते हैं, तो देखो सस जो होता है ना, सस का अर्थ होता है खरगोश, सस का अर्थ होता है खरगोश। और अंक जो होते हैं ना, अंक, अंक अनेकार्थी शब्द होता है, अंक का अर्थ होता है संख्या या गोद। तो यहाँ अंक का अर्थ संख्या न होकर गोद अर्थ में आएगा। अब देखो शशांक का मतलब हो गया सस है जिसके अंक में, यानी खरगोश है जिसकी गोद में, और वो कौन होता है, तो वो होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा को हम क्या बोलते हैं, शशांक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो हम जब चंद्रमा को अगर हम गौर से देखते हैं तो चंद्रमा पर एक आकृति सी दिखाई देती है। वो आकृति ऐसे लगता है जैसे चांद ने, उसने अपनी गोद में खरगोश को ले रखा हो। तो जिसने अपनी गोद में खरगोश को ले रखा हो वही क्या है, शशांक है, और इसीलिए शशांक बोलते। आगे समझ में। अब देखो दो बातें, यहां आपसे पूछा जाता है शशांक का संधि विग्रह करो या संधि करो, तो प्रोसेस। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है, शशांक में समास कौन सा है, तो विशिष्ट अर्थ जिसका निकलता है, आगे हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि। देखो यहीं से हमारा बहुब्रीहि। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है पर्यायवाची में शशांक किसका पर्यायवाची है, ये भी क्लियर हो गया, शशांक चंद्रमा का पर्याय। ओके, तो ऐसे हम शब्दों का अभी फिलहाल चयन करेंगे, या ऐसे शब्द हम काम में लेंगे जो हमें बहुब्रीहि समास, शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची यहां भी काम आते हैं। ओके, अब देखो जैसे मैं अगर आपको ये बोल दूं, हमारे पास एक शब्द है इधर शिक्षा और एक है अर्थी। अब आपको कोई ये बोल दे ये विग्रह है या संधि, तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है ये विग्रह। क्यों, क्योंकि देखो विग्रह का साइन आ रहा है, और विग्रह से हमें क्या करना है, संधि। और विग्रह से संधि करने के लिए कौन से फॉर्मूले काम मिलेंगे, ये नीचे वाले। ये आपके दिमाग में क्लियरिटी आनी चाहिए कि ये विग्रह का रूप है, धन का साइन आ रहा है, हमें विग्रह से संधि करनी है। विग्रह से संधि करने के लिए इन नीचे वाले फॉर्मूलों में हमें कोई एक फॉर्मूला काम में ले। अब वापस आ जाओ इसी पे कि अगर हमें विग्रह से संधि करनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और मैंने आपको बताया था विग्रह से संधि करने के लिए सबसे पहले जो धन का साइन होता है उससे पहला जो वर्ण होता है उसको तोड़ो, यानी उसमें स्वर और व्यंजन को अलग करो। ऐसे कर सकते हैं हम। बाकी सेम, आगे धन का साइन आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, अर्थी। ये देखो। ओके, अब देखो संधि किसकी होती है, तो हमें पता प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण की संधि होती है। और इसकी जो संधि होती है आधन ए, ये आपके पास देखो आधन ए की संधि होती है आ, तो इन दोनों की संधि क्या कर सकते हैं, हमें आ कर सकते। और आगे क्या है, थी है रे आधा। अब ये संधि होगी, संधि इसी को कहते हैं। आगे तो केवल फॉर्मेलिटी करनी है आपको, क्योंकि सी और ये जब दोनों मिलेंगे ना तो क्षा हो गया। संधि तो ये यही हो गई थी, ये संधि थी। ओके, ये आपको याद रखना है। अब देखो शिक्षार्थी का अर्थ क्या होता है, क्या हमने शिक्षा की अर्थी निकाल दी, ऐसा नहीं होता। देखो अर्थी दो प्रकार से लिखते हैं, एक तो अर्थी लिखते, ये जो अर्थी होती है ना इसका अर्थ होता है जनाजा, यानी जो मरने के बाद लेकर जाते हैं ना, मरने के बाद लेकर जाने वाली संज्ञा जो होती है अर्थी। और मैंने यहां ये अर्थी लिखी,
इसका अर्थ होता है इच्छुक या फिर ग्रहण करने वाला। तो अब देखो, अगर आपको पूछे शिक्षार्थी का अर्थ क्या होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में, तो शिक्षा को ग्रहण करने वाला या शिक्षा का इच्छुक वो होता है शिक्षा। ओके, तो हमने इस प्रकार से विग्रह से संधि करना सीखा। दूसरा और भी हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि हमारे पास दो शब्द है, देखो, एक तो है मेरे पास जन धन अर्धन, जन धन अर्धन है, इसकी संधि करनी है। क्योंकि विग्रह, विग्रह कैसे, धन का साइन आ रहा है, विग्रह हमें क्या करना है संधि, और संधि हमें 4 स्टेप में करनी है। और मैंने आपको पहचानना सिखाया था कि इसमें को अगर आप ये बोल दे जन धन अर्धन में संधि का नाम बताओ, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्लस से पहले ए आ जाए, प्लस के बाद ए आ जाए, तो उसमें पहला क्वेश्चन। दूसरा संधि करो आप। तो विग्रह से संधि करने के लिए सबसे पहले प्लस या धन का जो पहले साइन, धन का साइन होता है, उससे पहला वर्ण उसको तोड़, यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण को तोड़। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये है जय, न हलंत और ए, बाकी किसी को नहीं तोड़ना। और आगे जो है सेम लिखो, धन का साइन है, आगे है अर्धन, तो ये अर्धन लिख सकते। अब देखो आप, संधि किसकी होती है, तो वही है संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण की होती है। और आप सबको पता है ऊपर लिखा हुआ है ए धन है, ये फर्स्ट ही नहीं है, ए धन ए की संधि क्या होती है, संधि होती है आ। और आगे जो वर्ण है वो, अब आपसे कोई पूछे संधि हो क्या, तो हम बोल सकते, क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, उसका जो योग होता है उससे जो बदलाव आता है उसी, क्या बदलाव। अब आपको बोले अगला प्रोसेस क्या, तो अगला प्रोसेस कुछ नहीं है, स्वर व्यंजन अगर साथ आते हैं तो उनको जोड़ दो एक साथ बस, जनार्दन। तो अब देखो जनार्दन किससे बना, जन धन अर्धन से बना, लेकिन बना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए, ये प्रोसेस। अब देखो अर्थ, अब यही आपसे पर्यायवाची पूछ सकता है अगला, जनार्दन किसका पर्यायवाची है, या जनार्दन में समास कौन सा है, ये भी पूछ। तो याद रखना जन का अर्थ होता है लोग, जन यानी लोग, और अर्धन का अर्थ होता है पीड़ा या दुख। तो जनार्दन का अर्थ होता है लोगों की पीड़ा हरने वाला, लोगों के दुख दूर करने वाला, कौन, विष्णु। तो जनार्दन किसका पर्यायवाची हो गया, प्रकार से हम विग्रह से संधि। ओके, अगर मैं आपको एक और शब्द दूं, जैसे मैं एक पे नहीं, मैं हम 2-3 शब्दों पे अगर हम बात करते हैं एक बार, जैसे 2-3 शब्द लिख रहा हूं मैं अब आपके पास। जैसे देखो अगर हम बात करते हैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि मध्य धन अहन, एक शब्द लिख रहा हूं मैं पूर्व धन अहन, और एक में शब्द लिख रहा हूं अपर धन अहन, और इनकी संधि कर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो मध्य धन अहन की अगर हम संधि करते हैं तो विग्रह है, क्योंकि तीनों में धन का साइन आ रहा है, हमें क्या करनी है, संधि करनी। विग्रह से संधि करने के लिए आप सबको पता है क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम प्लस से पहले वाले वर्ण को तोड़ते हैं, जो हम ऐसे कर सकते हैं, है हलंत, यह हलंत है और आगे है ए, फिर प्लस का साइन और फिर है अहन।
हो गया। अब आपको पूछ दे संधि करो, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, संधि हमेशा प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण की, और हमने इसकी संधि की, मैं यह हलंत ए और ए की संधि आपके सामने है, आ, तो हमने इसकी संधि कर दी। लेकिन अब देखो ये तो वैसे हमने आपको याद हो ये दीर्घ संधि है यहाँ पे, लेकिन एक संधि और बताई थी मैंने, संधि का प्रकार नहीं होता वो होता है प्रधान और गौण संधि। किसी भी संधि में नियम लागू हो सकता है, दीर्घ में भी हो सकता है, गुण में भी हो सकता है, वृद्धि में। तो अब हम यहाँ देखते हैं ना, तो यहाँ क्या होता है कि हम जब अहन बोलते हैं, देखो दिन को, अहन का मतलब होता है दिन, और मध्य का अर्थ होता है बीच। तो अब देखो हम जब इसकी संधि करते हैं ना, तो साथ में गौण संधि और होती है। यहाँ क्या होता है कि न होता है आधा, लेकिन यहाँ क्या होगा, है आधा हो जाएगा और न पूरा हो जाएगा। यहाँ भी बदलाव आ रहा है, यहाँ भी साथ संधि हो रही है। तो अब आप देखो कि ये जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मैं है, और यह हलंत और या और है आधा और ये मध्याह्न ऐसे होता। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों, तो देखो आप एक बार शब्द बोलो मध्याह्न, तो मध्याह्न हम जब बोलते हैं ना, तो है साइलेंट रहता है और न पर जोर पड़ता है। देखो मध्याह्न, न पे पूरा जोर पड़ता है, और जहां जोर पड़ता है ना उसके अंदर फिर स्वर आ जाता है। और यहां अगर हम देखते हैं ना अहन, तो है पर जोर पड़ रहा है, न पे नहीं पड़ रहा। है को हम ज्यादा समय दे रहे, यानी है के अंदर स्वर है। तो कहने का मतलब जब इसको जोड़ते हैं ना, तो प्रधान संधि तो यहां हो रही है दीर्घ में, लेकिन साथ में गौण संधि और हो रही है। तो मध्य धन अहन का हम जब संधि करते हैं ना, तो मध्याहन ऐसे बनता है। अब वहां आपको विकल्प में कई बार ऐसे मिलते हैं मध्य धन अहन, और इसकी संधि वहां ऐसे दे रखी होती है मध्याहन, और हम सोचते हैं ये सही है, जबकि ये गलत होता है, क्योंकि साथ में यहां जो है ना गौण संधि और होती है। आपको ये भी ध्यान रखना। मध्याहन बोलते हैं दोपहर के समय, दोपहर का समय जो आपको याद, ओके। उसके बाद देखो यहां पूर्वधन अहन, और अगर हम इसकी संधि करें तो हमें पता है कि प्लस से पहला वन टूटेगा, बाकी प्रोसेस हम आगे क्या होता है। तो ये देखो ये जो रे ना, ये तो वैसे पहले है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये वह टूटेगा ए है ने। अब देखो यहाँ पे संधि किसकी होती है, तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण और पद के प्रथम वर्ण की संधि होती है। इसकी संधि हमने, अब ए और ए की संधि क्या होती है, आ। अब देखो यही बात यहां हो रही है कि यहां हम जब साथ में करेंगे तो न पे जोर पड़ेगा, और है साइलेंट रहता है, तो है हो जाता है आधा, यहां गौण संधि। लेकिन साथ में एक बदलाव हो रहा है, ये जो न होता है ना, वो पूरा तो होगा लेकिन साथ में ण में बदल जाता है। अब यहां ऐसा क्यों होता है, ये देखो यहां संधि कैसे होती है, पूर्वाहन, पूर्वाहन नहीं बोल सकते। अगर हम ये बोलते हैं ना पूर्वाहन, ये संधि, तो ये भी ध्यान रखना गलत है, क्योंकि देखो यहां साथ में व्यंजन संधि का भी नियम लगता है। व्यंजन संधि में एक नियम होता है कि जो धन का साइन होता है ना, उससे पहले ई और री पर है, ई उ री रे और से, ये आते कहीं पर भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं प्लस से पहले, यही कहीं पर भी। तो प्लस के बाद जो न होता है ना, वो जुड़ता है ना, तो ण में बदल जाता है। तो यहां देखो रे आ रहा है, ये रे आ रहा है, तो इस रे के कारण ये न है ना, वो ण में बदल जाता है। ये हम डिटेल से, तो यहाँ एक साथ दो संधियां, दीर्घ संधि भी है और व्यंजन। लेकिन अब आप ये भी पूछ, अगर विकल्प में दोनों आए तो हम दीर्घ करें या व्यंजन। देखो याद रखना, अगर विकल्प में दोनों आते हैं तो हमेशा आपको उसी संधि को प्राथमिकता देनी, पहले संपन्न होती है। और इसमें हम देखते हैं कि पहले संपन्न हो रही दीर्घ संधि, हम बोलेंगे दीर्घ संधि। अगर विकल्प में दीर्घ संधि नहीं दे रखा, तो फिर हम व्यंजन संधि को, आपको याद
पूर्व का मतलब पहले, अहन यानी दिन, तो दोपहर से पहले का समय, जैसे 9 से लेके 12 तक का समय होता है, तो 9 बजे दोपहर 12 बजे तक का समय बोलते हैं आहन। और 2 बजे 12 बजे से लेके 2 बजे तक का समय होता है, 9 से 12 पूर्वाहन, और 12 से 2 जो समय होता है उसको मध्याहन बोलते हैं, दोपहर का समय। ओके, उसके बाद देखो हम देखते हैं अपर्दन अहन। अगर हम इसकी संधि करें तो संधि करने पर आपको पता है वही प्रोसेस होता है, प्लस से पहला वन टूटता है, ए पे रे हलंत, और ए लिखेंगे, क्या आ गया ए, हम बोलेंगे अहन, ये हमने पढ़ा। अब संधि किसकी होती है तो आप सबको पता है, प्लस से, यानी धन से जो पहला है और धन के बाद वाला, इनकी होती है, और बाकी तो वर्णों की होगी नहीं ना, तो ए और ए की संधि क्या होती है, हम बोल सकते हैं आ। और इसमें भी वही है, अहन में, अहन जब शब्द की संधि होती है ना, तो होता क्या है, तो है होता है ना, उस पर जोर कम पड़ता है, इसलिए वो हो जाता है आधा गौण संधि के कारण। हमने पढ़ा था ना गौण संधि में और बदलाव होता है, जहां वर्णों का योग रहा उसके अलावा किसी अन्य स्थान पर बदलाव होता है, वो गौण संधि है। और न है वो यहाँ हणय में बदल जाएगा, किसके कारण, इस रे के कारण, देख रहेगा, और पूरा हो जाएगा। ये क्या हो गया फिर, आपको कुछ संधि हम बोल सकते हैं है, यहाँ इतने वर्णों में बदलाव आ रहा है तो है अपराहण, इससे अपर धन अहन का संधि क्या होती है, अपराहण। अपर का अर्थ होता है बाद, यानी दोपहर के बाद का समय, दोपहर यानी 2 बजे से लेके 4 बजे तक का समय होता है। ओके, तो ये दोस्तों हमने विग्रह से संधि से, कहने का मतलब आपको विग्रह से संधि में साथ में गौण प्रदान वो तो अलग है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर दीर्घ संधि का उदाहरण हम लेते हैं, विग्रह से संधि करना होता है, तो एक सामान्य सी बात है, सबसे पहले हमें तो फॉर्मूले कौन से काम में लेते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि विग्रह से संधि में ये वाले फॉर्मूले काम में लेते। दूसरी बात कि करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम सबसे पहले विग्रह से संधि करने के लिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण तोड़ देते हैं, यानी जो प्लस से पहले वाले वर्ण को तोड़ते हैं, बाकी सेम आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा फिर। और आप बुक में से और भी ऐसे शब्दों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फिलहाल हमने सीखा विग्रह, लेकिन आपके एग्जाम में जो आता है ना वो 90% संधि से विग्रह आता है, उल्टा आता है आपको। और आपको हमेशा याद रखना है कि संधि से विग्रह करने के लिए फॉर्मूला कौन से काम में लेते, आपको मैंने ऊपर लिख रखा ये फॉर्मूला काम में लेंगे संधि से, यानी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कभी जब हम संधि से विग्रह करते हैं। जैसे देखो अगर पढ़ें तो सबसे पहले हम अब सीखेंगे संधि से विग्रह करना। अभी हमने अब सीखा था विग्रह से संधि, अब हम सीखेंगे संधि से विग्रह करना, और किसका, आ का। तो अब आपको याद रखना है कि संधि से विग्रह करते हैं तो कौन सा उदाहरण फॉर्मूला काम में लेते हैं, तो ए या आ धन ए या आ बराबर आ, ये फॉर्मूला काम में लेंगे, और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, कहने का मतलब वहां आपको ये आ मिलेगा, इसकी जगह आपको ये लिखने है विग्रह का रूप। अगर समझ में कैसे, जैसे देखो अगर हम उदाहरण लें तो मैं यहां लिख रहा हूं मुरारी, कामायनी, त्रिपुरारी, ये शब्द है। हमें ये सबसे पहले तो ये पता जाए इसमें संधि कौन सी है, आपको केवल बताना है, पहचान करनी है। तो देखो दोस्तों रार है, रार है, रार है, रा में आर है, और आ आते ही कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, हमने पढ़ रखा है। तो इसका मतलब हम यहां तो हमें यह पता चल गया इस वर्ण पे संधि हो रखी है, यहां इस वर्ण पे हो और यहां इस वर्ण पे हो रही है, और तीनों में हम अलग बात करें तो आ रहा है, और जहां आ गया आ ई
री बड़े रूप में, दीर्घ रूप में, वो हमेशा दीर्घ संधि होती है। हमने पिछली क्लास में ये पहचान करना। अब हमें विग्रह करना होता है, यानी तोड़ना है, तो इसको भी हम 4 स्टेप में सोल्व करते हैं। और संधि से विग्रह कैसे करते हैं, क्या आपको याद रखना है। संधि से विग्रह करने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हमें शब्द मिलेगा ना, उसके साथ हम क्या करते हैं संधि से विग्रह करने के लिए, तो जो हमें शब्द दे रखा होता है, जिस वर्ण पे संधि, क्योंकि शब्द मिलेगा वहां, लेकिन संधि शब्द पे नहीं होती, संधि होती है वर्ण पे। तो संधि से विग्रह करने के लिए सबसे पहले आप उस वर्ण में से व्यंजन को अलग कर दो, तोड़ दो जिस पे संधि हो रखी है। कैसे, जैसे हमें कोई बोल दे इसको विग्रह करना, तो हमें पता है इस पे संधि हो रखी है ना, तो हम इस वर्ण को तोड़ेंगे, रे हलंत और आ और री, ऐसे करेंगे। क्यों, क्योंकि दीर्घ संधि है हमें पता है, और दीर्घ संधि आ पे होती है, और यहां हमें रा मिल रहा है, यानी आ इसके अंदर छिपा हुआ है, और हमें उस आ को तोड़ना है, रा को नहीं तोड़ना। रा में र भी है, र को हमने अलग कर दिया, अब हमें मिल गया आ। तो संधि से विग्रह करने के लिए सबसे पहले आप उस वर्ण को तोड़ दो जिसपे संधि हो, इतना काम करना होता आपको। अब देखो आगे, जैसे ही हमने इसको तोड़ा हमें आ मिल गया, यानी हमें ये आ है ना, ये है, और इस आ का विग्रह करना है, इस आ का। और आपको पता है कि आ का विग्रह क्या होता है, अगर आपसे कोई आ का विग्रह क्या होता है, तो देखो आ का विग्रह क्या ये होता है, आप बोलोगे या तो ए या आ धन ए या आ, ये आ का विग्रह होता है, और आगे क्या है री। तो ये देखो दोस्तों, हमें अब आप कोई पूछे आपसे कि क्या आ का विग्रह हमने कर दिया, तो हम बोल सकते कर दिया, क्योंकि हमें आ को तोड़ना था, हमने इस रूप में। अब अंत में क्या होता है, अंत में आपको दोनों में से, जैसे इधर 2 स्वर है तो एक शब्द एक स्वर इस शब्द में, इधर हमारे पास 2 स्वर है तो एक स्वर इस शब्द में जोड़ता है, यानी अंत में इनमें जोड़ना है, केवल विग्रह नहीं करना, विग्रह तो खुद। तो वो डिपेंड करता है शब्द शुद्धि, और शब्द शुद्धि हम जैसे जैसे आती जाए। जैसे देखो, अगर हम इसमें मुर करें, अगर हम इसमें मुर करें, ए जोड़े तो मुर हो गया, और आ जोड़े तो मूरा हो गया। तो अब हम मुर करें या मूरा करें, ये हमें नहीं, देखो कुछ चीज हम पर्यायवाची करेंगे, याद आ जाएगा अपने आप। आगे जैसे हम मुर करेंगे तो ये, और मूरा करेंगे तो ये, और आगे है प्लस का साइन। अब देखो री है, तो इसमें हम या तो ए जोड़ेंगे तो एरी हो जाएगा, या फिर इसमें आ जोड़ेंगे तो आरी हो जाएगा। अब कौन सा सही होता है, तो देखो मुर जो होता है ना, मुर एक राक्षस का नाम होता है, मुर एक राक्षस का नाम है। और अरी जो है ना, अरी का अर्थ होता है शत्रु। आरी, आरी तो काटने की होती है, यहाँ उसका कोई मतलब नहीं है, मूरा नाम से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ नहीं था। तो मुर राक्षस का नाम, अरी का मतलब शत्रु। तो मुरारी किसको बोलते हैं, जो मुर राक्षस के अरी हैं, मुरारी हैं कौन। अब देखो मुरारी कृष्ण को क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुर राक्षस अरी दुश्मन है वो। तो अब मुरारी, पहली बात तो आपको पूछा जाए मुरारी लिखते कैसे है, तो अरी में री छोटा आता, तो मुरारी लिखने का तरीका ये होता है, शब्द शुद्धि संबंधित क्वेश्चन। दूसरा संधि से संबंधित क्वेश्चन हो गया, मुरारी का विग्रह तो हम बोलेंगे मूर्धने अरी। दो, तीसरा आपको पूछ सकता है मुरारी में पर्यायवाची बताओ, तो पर्यायवाची किसका हो गया, कृष्ण का 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, मुरारी में समास कौन सा है, मुरारी में समास हो गया बहुव्रीहि समास, विशिष्ट अर्थ निकल अर्थ प्रदान हो गया। तो यहां से हमें 4 क्वेश्चन। दूसरा देखो, जैसे हमें कोई बोल दे कामायनी, तो देखो वही तरीका, जैसे एक का तरीका सीख लिया सारे सोल्व कर सकते हो। हमें कोई बोल दे कामायनी का विग्रह, तो सबसे पहले ये देखो जिस पे संधि है उसको तोड़ो, जिस वर्ण पे संधि है ना उसको तोड़ो। तो मैं हलंत और आ, आगे है ये और नी, ऐसे है कामायनी।
अब हमारे पास इतने वर्ण है, लेकिन हमें आ जो है ना आ, इसका विग्रह करना है, बाकी किसी का नहीं करना। तो ये का और मैं तो अपनी जगह, और आ का विग्रह क्या होता है, तो आ का विग्रह होता है ए या आ धन या आ। ये हमने इस आ का विग्रह कर दिया, और आगे जो वर्ण है वो अपनी जगह ये और ओके। अब देखो यहाँ वापिस वही बात है कि आप काम में या तो ए जोड़ सकते हो या आ जोड़ सकते हो। तो ए जोड़ा तो काम बना, आ जोड़ा तो कामा बना। तो कामा और काम में से क्या जोड़ते हैं, काम का अर्थ होता है कामदेव, काम का अर्थ होता है कामदेव। आगे देखो ए जोड़ा तो आ हट जाएगा, आगे क्या है, आगे क्या है, तो आगे है प्लस का साइन। अब कई बच्चे सोच लेते हैं यहाँ तो डायरेक्ट आ या ए, नहीं, याद रखना प्लस का साइन भी है। अब देखो यानी है, यानी तो इसमें आईनी कोई शब्द नहीं होता, आईनी होता है। आईनी का अर्थ होता है पुत्री, और काम का अर्थ होता है कामदेव। तो कामदेव की पुत्री कामायनी, कामायनी कौन थी, श्रद्धा, जो कामदेव की पुत्री थी, और इन्हीं का विवाह मनु से हुआ था, और मनु की ही संतान है मानव। यानी श्रद्धा जो है पूरी मानव जगत की माता है, और मनु जो ऋषि है पिता, उन्हीं की संतान है मानव। तो कामायनी का विग्रह क्या होता है, कामदनयनी। तो हमें अर्थ पता चल गया, एक तो कामायनी का पर्यायवाची में काम आ गया, कामायनी का पर्यायवाची है श्रद्धा। ओके, विग्रह करो तो कामदनयनी हो गया, यानी कामदेव की पुत्री कामायनी। अब ये कामायनी का विग्रह होता कैसे है, तो इसके लिए आपको ये पूरा प्रोसेस आ गया समझ। तीसरा इसी प्रकार हम त्रिपुरारी का कर सकते हैं। तो अब देखो सबसे पहले कौन से वर्ण पे संधि हो रही है, तो हमें पता है रा पे हो रही है। तो संधि से विग्रह करने के लिए उस वर्ण को तोड़ दो जिसपे संधि हो रखी है, तोड़ दिया हमने। अब हमें विग्रह किसका करना है, हमें विग्रह करना है इस आ का, इसका करना है। और इस आ का विग्रह क्या होता है, त्रि पू और रे हलंत, इनको तो हमें छेड़ना ही नहीं है, हमें तो आ का विग्रह करना है। आ का विग्रह होता है ए या आ धने ए या आ, और ये हो गया विग्रह। और आगे जो वर्ण है वो लिख दो री को। अब देखो वापिस त्रिपुरा करें या त्रिपुर, तो त्रिपुरा भी है, त्रिपुरा हमारे एक राज्य का नाम है, लेकिन यहाँ त्रिपुरा नहीं आएगा, यहाँ आएगा त्रिपुर। रे क्यों आएगा, क्योंकि त्रिपुर एक राक्षस था, राक्षस था एक त्रिपुर। और आगे देखो तो ए आ गया, आगे धन का साइन, और आगे एरी होता है, एरी का मतलब ही शत्रु, दुश्मन। तो त्रिपुर जो राक्षस है उसके दुश्मन क्या है, त्रिपुरारी। दुश्मन कौन है, अब देखो त्रिपुरारी किसको है, क्यों बोलते हैं, ये रीजन आपके सामने, और विग्रह का प्रोसेस क्या होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमें विग्रह सीखना। और भी शब्दों में बात करते, जैसे देखो हमें कोई ये बोल दे कि नीला, नीलांबर, नीलांबर, और एक शब्द देखो नीलाकाश, नीलांबर और नीलाकाश। अब हमें कोई बोल दे इनका विग्रह, तो सबसे पहले आ रहा है, आती हम मान सकते। सबसे पहले तो ये पूछे संधि है या विग्रह का रूप है, तो संधि का रूप है, क्योंकि आ रहा है और विग्रह का साइन भी नहीं है बीच में, तो हम बोल सकते संधि है, संधि का रूप है। दूसरा हमें पूछे कि संधि है लेकिन कौन सी, तो हम बोल सकते हैं दीर्घ संधि है। क्यों, आ रहा है जिस वर्ण पे संधि है, क्योंकि यहां देखो संधि हो यहां, और यहां संधि यहां, तो इसमें कौन सी है, आवन आने के कारण दीर्घ। तीसरा हमें बोल दे संधि से विग्रह करना है, तो हमें पता है संधि से विग्रह करने के लिए सबसे पहले हमें उस वर्ण को तोड़ना जिसपे संधि हो रखी है। तो नी को तो तोड़ेंगे नहीं ना, हम तोड़ेंगे ला को, तो ले हलंत और आ तोड़ दिया। ऊपर बिंदु है तो बिंदु लगा दो, ब है आगे, आगे है रे, यानी जो बचे हुए वर्ण वो लिख दे। उसी प्रकार इसकी बात करें तो इसमें नी
ले हलंत और आ को तोड़ दिया और आगे है काश। अब देखो यहां भी हमने आ निकल गया हमारे पास, यहां भी हमारे, अब हमें तो ये बोले हमें विग्रह किसका करना है, आ का ही विग्रह। आ का विग्रह क्या होता है, तो नील का तो विग्रह नहीं करेंगे, तो नील ले हलंत अपनी जगह, हमें विग्रह करना है आ का, और आ का विग्रह होता है ए या आ, धने ए या आ। अब देखो आपको दो चीजें, थोड़ी सी एक बात, ये बिंदु है ना, अगर हम विग्रह करते हैं ना तो ये बिंदु जो आएगा ना वो धन के बाद जो स्वर आता है उस पे आएगा, पहले वाले पे नहीं आ सकता कभी भी विग्रह में, याद रखना आप। तो पहले वाले पे हम बिंदु नहीं लगाएंगे, बाद वाले पे आएगा किसी भी शब्द में अगर आप विग्रह, ओके। और आगे जो वर्ण है वो, तो हमें आ का विग्रह करना था, उसी प्रकार यहां हमें इस आ का विग्रह करना है, यहां भी इस आ का विग्रह, नील का तो नहीं करना, तो नी और ले अपनी से। आ का विग्रह क्या होता है, तो आ का विग्रह होता है ए या आ धन या आ, और आगे जो वर्ण है उनको अपनी जगह लिख दो का और श। ओके। अब देखो हमने विग्रह कर लिया ये, अब नील है तो यहां देखो ए जोड़ेंगे, सेम शब्द है नील में ए या आ, और यहां ए या आ। तो अब देखो नील और नीला, दिक्कत हमारे पास ये है यहाँ पे कि नील शब्द भी सही है और नीला भी शब्द सही है, तो हम नील लिखें या नीला, ये बड़ी परेशानी का कारण बनेगा आपके लिए सामने, क्योंकि नील शब्द सही है, नील तत्सम शब्द है यानी संस्कृत का है, और नीला जो है ना वो है तद्भव शब्द, वो है हिंदी का, इतना ही अंतर है, बाकी शब्द दोनों। अब हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा कि जब शब्द दोनों सही होते हैं ना, कि हमें पता नहीं चलता हम ए करें या आ जोड़े, तो इसका सॉल्यूशन आपको प्लस के बाद वाले शब्द से मिलेगा, प्लस के बाद वाले से, उस पर डिपेंड हो जाएगा वो। जैसे देखो मैं यहां ये सोचूं कि मैं यहां ए जोड़ता हूं तो ये बनता है नील, अगर मैं ए जोड़ता हूं तो ये नील बन जाएगा, और मैं आ जोड़ूं तो नीला बन जाएगा। तो ये संधि हम यहाँ ए जोड़े या आ जोड़े, ये दिक्कत आती है। और आगे क्या है, प्लस का साइन। और अब देखो बर शब्द आ रहा है, बर, तो इसमें आंबर तो होगा नहीं, प्लस के बाद जो शब्द होता है ना उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, कभी भी नहीं आएगी, आप इजी वे में कर सकते हो, क्योंकि सबको पता है अंबर शब्द, अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, लेकिन यहां नील या नीला इसका मतलब आकाश के लिए आ रहा है। अब सब कहीं पर भी प्लस के बाद वाले शब्द में आपको दिक्कत आएगी नहीं, मान के चलो आपको दिक्कत आएगी यहां, तो अब हम इसमें से कौन सी संधि को सही माने, यानी हम इसको सही माने या इसको सही माने, हमें ये दिक्कत आती है एग्जाम में। तो अब मैंने आपको कहा शब्द दोनों सही है, शब्द में खराबी नहीं है, कि अशुद्ध शब्द कोई सा भी नहीं है, लेकिन जब शब्द दोनों सही होते हैं तो हमें चलना पड़ता है दूसरे पद पे। देखो अंबर जो शब्द होता है ना, अंबर, ये अंबर शब्द तत्सम शब्द होता है, क्या होता है, तत्सम संस्कृत का, और अंबर को हिंदी आकाश, इसका तद्भव आपको याद रखना। अब देखो अगर प्लस के बाद संस्कृत का शब्द आता है, तत्सम शब्द आ गया, तत्सम शब्द की पहचान कैसे करते हैं, कुछ पहचान होती है, जैसे किसी शब्द के ऊपर रह आ गया, नीचे रह आ गया, वो तत्सम है, शब्द में बिंदु आ गया, अनुस्वार, वो तत्सम होता है, चंद्र बिंदु हो गया वो तद्भव, संयुक्त व्यंजन हो गया वो तत्सम हो गया, इस प्रकार से कुछ होती है जो हम तत्सम तत्वों में। तो यहां देखो बिंदु आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है अंबर में, इसका मतलब ये संस्कृत का शब्द है। और आपको हमेशा याद रखना है जब प्लस के बाद संस्कृत का शब्द आ गया ना तत्सम, तो प्लस से पहले भी संस्कृत का ही आएगा, हिंदी का नहीं आ सकता। अगर आपने नीलांबर का नीला नंबर कर दिया तो गलत माना जाएगा, वहां पे ये गलत है, सही है। इस प्रकार से आप जब शब्द दोनों सही होते हैं तो पहचान कर सकते हो कौन सा शब्द आपको चुनना है, नील चुनने या, ओके।
उसी प्रकार देखो यहां देखो, अब यहां भी हमारे सामने दिक्कत ये है कि अगर हम नील करते हैं, ए जोड़ेंगे या आ जोड़ेंगे तो नीला हो जाएगा, ए जोड़ेंगे आगे क्या है प्लस का साइन, तो हमने ये भी जोड़ लिया और हमने ये भी जोड़ लिया। अब हम कौन सा सही माने वहां दोनों मिल जाए तो देखो आगे क्या है काश, और मैंने क्या कहा प्लस के बाद वाले शब्द में कभी दिक्कत नहीं है, सबको पता है आकाश होता है, आकाश नहीं होता, आकाश। अब मैंने अभी क्या बताया था आपको कि आकाश जो है ना वो हिंदी का शब्द है, तत्सम नहीं है, तद्भव शब्द है। तो अब देखो अगर आपने प्लस के बाद तद्भव आ गया ना तो प्लस से पहले भी तद्भव आएगा, तत्सम नहीं आ सकता। तो यहां देखो नीलाकाश में नीला धन आकाश सही होगा, ये गलत हो गया। अब देखो यहां नील आ रहा है विग्रह करने पर, यहां विग्रह करने पर नीला आ रहा है, ये डिपेंड करता है प्लस के बाद वाले शब्द की, ऐसे भी आपको ध्यान। ओके, तो ये हमने नीलांबर और नीलाकाश का विग्रह। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं इसी से संबंधित, मैं आपको यहां लिख रहा हूं मुक्ताकार, यहां मैं लिख रहा हूं मुक्तात्मा, मुक्तावली, मुक्ताकाश, और एक लिख रहा हूं मुक्ताहार। ये मैंने सब लिखे, सब में देखो तार है, तार है, तार है, तार है। अब आपको पूछा जाएगा सबसे पहले ये संधि का रूप है या विग्रह का, तो हम बोल सकते हैं संधि का रूप है। क्यों है, प्लस का साइन ही है, क्या हुआ है संधि। दूसरा आपको बोल दे संधि है कौन सी, तो सब में तार है, ता में कौन सा स्वर आ रहा है, आ रहा है, आते हम मान सकते हैं कौन सी संधि। तीसरा हमें विग्रह करना है, तो हमें संधि से विग्रह करने के लिए क्या किया जाए, तो संधि से विग्रह करने के लिए जिस वर्ण पे संधि हो रही है उसको तोड़ दिया जाए, ये हमने सीख लिया। तो यहां हम क्या करेंगे, तो अगर हम देखते हैं ता को तोड़ेंगे तो तय हलंत और आ और यहां हम देखते हैं मुंह तय हलंत और आ तय और आ तोड़, यहां अगर हम देखें तो मुंह तय हलंत और आ और यहां हम देखें तो तय हलंत और आ और का और ये तोड़। तो यहां देखो हमने सबसे पहले जिस वर्ण पे संधि हो रखी है ना उसको तोड़ा है, यहां भी आ है, यहां भी आ है, यहां भी आ है और भी आ है, और मैंने इसको नहीं तोड़ा, उसके क्या वो हम बाद में बात करेंगे। अब देखो चारों में ही आर है और चारों में हमें क्या करना विग्रह, और चारों में ही विग्रह किसका होगा आ का। तो अगर हम विग्रह करें तो इनका तो होगा नहीं ना, ये तो अपनी जगह है। तय हलंत आ का विग्रह क्या होता है, तो हमें पता है ए या आ धन ए या आ, ये विग्रह होता है। और आगे जो वर्ण है गार, ये अपनी जगह आएगा, ये देखो आ का विग्रह। उसी प्रकार देखो अगर हम का विग्रह करें आ का, मुंह के तय हलंत और आ का विग्रह तो हम बोल सकते हैं ए या आ धन ए या आ, ये हमने आ का विग्रह। आगे जो बचे हुए वर्ण है वो स्वर रहित है और आगे है आ, ये हमने भी। ओके, उसके बाद देखो यहां मुक्तावली, तो आपको पता है मुंह कै तय हलंत आ का विग्रह करना है, तो आ का विग्रह वही होता है ए या आ धने ए या आ, और आगे क्या है बली। उसी प्रकार मुक्ताकाश, तो इसमें भी हमें पता है मुंह तय हलंत
और आ का विग्रह क्या होता है, तो ए या आ धन ए या आ, और आगे है काश। ये देखो चारों में हमने आ का विग्रह। अब हम अगर चारों में मुक्त आ रहा है सबसे पहले स्वर रहित, और उनमें ए या आ जोड़ सकते चारों में, तो अब देखो यहां क्या होता है कि मुक्त जो होता है ना, मुक्त, ये शब्द बिल्कुल सही है, मुक्त। और मुक्ता जो शब्द है ना, मुक्ता, ये भी बिल्कुल सही। मुक्त और मुक्ता दोनों शब्द सही। अर्थ क्या होता है, मुक्त का अर्थ होता है बंधन रहित, बंधन रहित या फिर खुला, ये इसका अर्थ होता है मुक्त का। और मुक्ता का अर्थ होता है मोती, लड़, ये मुक्ता का अर्थ होता है। ओके, ये इसके अर्थ है। अब देखो यहां पे, अब यहां हम मुक्त करें या मुक्ता करें, ये डिपेंड करता है दूसरे शब्द के ऊपर। कैसे, देखो अगर मैं यहां ये सोचूं कि मुझे पता नहीं ये मुक्त आएगा या है, तो मैं दोनों जोड़ के देख सकता हूं। जैसे मैंने जोड़ा ए तो मुक्त बना, और इसी में अगर मैं आ जोड़ूंगा तो मुक्ता बन जाएगा। अब मुक्त भी सही है और मुक्ता भी सही है, तो मैं कौन सा चुनूं, क्योंकि ए आ गया और आ भी आ गया। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा अगला तो शब्द है वो, क्योंकि देखो गार शब्द है, मैंने कहा दूसरी कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, और सबको पता है आगार होता है, आगार, आगार, आगार का अर्थ होता है घर, आगार का अर्थ होता है घर। ओके, अब देखो यहां पे, यहां तो आ जुड़ेगा, ये आकार पे डिपेंड करेगा कि यहां ए आएगा या आएगा। देखो मुक्तागार किसको बोलते हैं, तो मुक्त यानी खुला घर, अगर हम इसको माने ना तो मुक्त, मुक्तागार का अर्थ हो गया खुला घर, जो सही नहीं है। मुक्तागार किसको बोलते हैं, मोतियों का घर, जहां मोती पलते हैं, सीप होता है ना, सीप, उसको बोलते हैं मुक्तागार। जहां मोती पलते हैं, मोतियों का घर, सीप को बोलते हैं। तो अब बताओ मोतियों का घर तो क्या आएगा, मुक्ता नहीं आएगा क्या, क्योंकि मुक्ता का अर्थ होता है मोती। तो इसका मतलब यहां आप मुक्त नहीं कर सकते। अगर आपने ये कर दिया ना तो गलत माना जाएगा। सही संधि क्या हो गई, मुक्तागार का विग्रह होगा मुक्ताधनी। आया समझ में। अब देखो यहां पे, हम यहां पर भी हमारे साथ वही दिक्कत है कि हम मुक्त मान सकते हैं और हम मुक्ता भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों ही शब्द सही है ना। ए जोड़ा तो मुक्त बना, हमने सोचा नहीं आ आएगा तो मुक्ता बन गया, फिर क्या आएगा, प्लस का साइन। और दिक्कत दूसरे में तो आएगी नहीं, सबको पता है तमा है तो आ जुड़ेगा, आत्मा होता है, तो यहां आत्मा होएगा, यानी यहां तो आ ही जुड़ेगा, सबको पता है लगभग। अब देखो ये आत्मा पे डिपेंड करेगा यहां ए जुड़ता है या आ, तो आत्मा बंधन रहित होती है, आत्मा बंधन बंधन रहित होती है। मोतियों की आत्मा मुक्त आत्मा थोड़ी होती है। बंधन रहित आत्मा को हम क्या बोलते हैं, मुक्त आत्मा। तो बंधन रहित आत्मा, इसका मतलब यहां क्या आएगा, मुक्त। ये सही है, ये सही है, पड़ेगा। मुक्ता करते ही गलत हो गया। तो मुक्त आत्मा का विग्रह होता है मुक्त प्लस आत्मा, मुक्ता प्लस आत्मा नहीं कर सकते। आगे समझ। उसी प्रकार तीसरा देखो मुक्तावली, शब्द क्या है, मुक्तावली। तो ये देखो कै और तय भी कर सकते हैं, और हम मुक्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों शब्द सही है। ए जोड़ा तो मुक्त बना, आ जोड़ा तो मुक्ता बना। ओके, फिर आगे विग्रह का साइन। और यहां देखो अवली, अवली का अर्थ होता है पंक्ति, कतार, कतार पंक्ति। और अवली भी शुद्ध होता है और आवली भी शुद्ध होता है। आप चाहो तो दोनों में से एक कुछ तो
गलत कोई सा भी नहीं है। वली में अ भी जोड़ सकते हो और आवली भी जोड़ सकते हो। मैंने ओब्लिक करके इसीलिए किया कि आप प्लस के बाद इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। ये दोनों सही है, अवली और आवली। इसका अर्थ होता है कतार। ओके, या माला भी बोल सकते हो, कतार या माला। ये अवली या आवली का अर्थ होता है। तो अब देखो, खुली माला, बंधन रहित माला तो हो नहीं सकती, मोतियों की माला होगा। तो इसका मतलब यहां मुक्त आते ही गलत। सही क्या है? मुक्ताधन अवली। मुक्तावली का विग्रह मुक्ताधन अवली करना की मुक्त धन अवली। तो यहां देखो, मुक्त नहीं हो सकता, मुक्त है मुक्ताकार में। मुक्त आत्मा में मुक्त हो सकता, मुक्ता नहीं हो सकता आत्मा के कारण। यहां मुक्तावली में मुक्त नहीं हो सकता, मुक्ता होगा अवली या आवली के कारण। और यहां मुक्ताकाश, तो यहां देखो, अगर मैं मुक्त करता हूं और मैं ये सोचता हूं नहीं मुक्ता भी हो सकता है, तो इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? अगला शब्द देखना पड़ेगा। आपको पता है मुक्त जोड़ा तो आ जोड़ा तो मुक्ता, और आगे विग्रह का साइन, और आकाश शब्द को आपको पता है ऐसे लिखते, आकाश तो होता ही नहीं ना। अब आप देखो कि अगर हमने आ जोड़ दिया तो आकाश बना। अब इस आकाश के कारण मुक्त आएगा या मुक्ता? क्योंकि आकाश जो होता है वो खुला आकाश, मुक्त आकाश। तो यहां देखो, मुक्त धन आकाश सही होगा, मोतियों का आकाश तो नहीं हो सकता ना। यहाँ ये तो देखो दोस्तों, मुक्त शब्द सही है, मुक्ता भी सही है, लेकिन हम हर बार मुक्त मुक्ता नहीं कर सकते। हमें मुक्त या मुक्ता करने के लिए प्लस के बाद वाले शब्द को देखना पड़ेगा। और ये हर शब्द में लागू होता है, हर संधि में जहां शब्द दोनों सही होते हैं ना, फिर आपको देखना पड़ेगा प्लस के बाद वाला शब्द। उसके कारण मुक्त या मुक्ता या अन्य भी शब्द है ना जहां दोनों सही है, उसमें से हमें कौन सा चुनना है, ये डिपेंड करता है प्लस के बाद वाला। अब देखो, मैंने इसको छोड़ रखा है, ये मैंने इसलिए छोड़ रखा है कि मुक्ता हार का मतलब होता है मोतियों का हार। मोतियों का हार, मुक्ता हार। और मोतियों का हार, तो ये देखो, मुक्ता यानी मोती और हार, तो ये जो शब्द है ना मुक्ता हार, इसमें संधि है ही नहीं, ये डायरेक्ट संयोग है। यानी ये मुक्ता और हार जो है ना, ये आपस में पास आ गया तो मुक्ता हार बन गया, इसमें बदलाव आया ही नहीं। और जब तक बदलाव नहीं आता वो संधि नहीं, संयोग होता है। तो आपको इससे भी पूछ सकता है, मुक्ताहार, मुक्तात्मा, मुक्तावली, मुक्तागार, मुक्ताहार, 4-5 शब्द दे और उसमें पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, मुक्ताहार मुक्ता और हार से मिलकर बना है, मुक्ताकाश मुक्त आकाश से मिलकर बना है, मुक्तावली मुक्ता अवली से मिलकर बना है, मुक्तात्मा मुक्त और आत्मा से मिलकर बना है, और मुक्तागार मुक्ता और आकाश से आकार से मिलकर बना है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम दीर्घ संधि के बारे में सीख सकते हैं कि विग्रह से संधि कैसे करते हैं और संधि से। नेक्स्ट क्लास में हम दीर्घ संधि के ई उ री के बारे में पढ़ेंगे और तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। अभी हमने अलग अलग पढ़ा ना, क्योंकि समझाना ज्यादा जरूरी था, थोड़ा डिटेल। अब हर संधि में यही नियम लागू होता है, ई में भी, उ में भी, री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।